सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम प्रेमचंद की कहानी पूस की रात की तात्विक समीक्षा करेंगे। अधिकांश विद्वानों ने कहानी के 6 तत्व माने हैं। ये 6 तत्व हैं: कथानक या कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन एवं संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा एवं शैली और उद्देश्य। अब हम पूस की रात की कहानी की तात्विक समीक्षा करेंगे। कहानी का प्रथम तत्व कथानक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथानक जो है कहानी का शीर्षक, छोटा, नवीन, मौलिक और पूरी कहानी से जुड़ा हुआ और कुतूहल उत्पन्न करने वाला है। शीर्षक देखकर ही पाठक में कुतूहल उत्पन्न होता है कि पूस की रात के बारे में कहानी में क्या बताया गया है और किसके बारे में बताया गया है। इसकी कथा वस्तु भारतीय कृषक परिवार की आर्थिक स्थिति से संबंधित है। हल्कू जो है वो खेती करता है, वह कड़ा परिश्रम करता है। पूस की रात में जबकि बेहद ठंड पड़ती है, वह ईख की खेती की रखवाली करने के लिए खेत पर ही सोता है। उसके साथ उसका कुत्ता जबरा भी रहता है। उसके घर पर 3 रुपये थे, जो उसे खेत के लगान के लिए देने पड़े, और वह सर्दी से बचने के लिए जो कंबल खरीदना चाहता था न खरीद सका। उसकी पत्नी अवश्य पति को सर्दी से बचाने के उद्देश्य से सहना को रुपये नहीं देना चाहती, परंतु हल्कू के बहुत कहने पर वह रुपये निकाल कर दे देती है। खेत पर पुरानी गाड़ी के चादर में ठंड के कारण उसे नींद नहीं आती। 8-9 बार वह हुक्का भरता है, 1 बार अलाव जलाता है और अंत में जबरा को अपने पास लेटा लेता है। पशु उसके खेत को चरते रहते हैं, किंतु भयंकर ठंड के कारण वह दूर तक पशुओं को हटाने के लिए नहीं जा पाता। रात में नींद न आने पर सुबह के करीब वह गहरी नींद में सो जाता है और पशु उसका तैयार फसल को चर जाते हैं। पत्नी से वह कहता है कि वह अच्छा है, अब रात को ठंड में न तो मरना पड़ेगा। कथानक का प्रारंभ कहानी के उद्देश्य का संकेत देने वाला है। वहाँ सेना आया। इस सेना के आने के रूप में हल्कू की तबाही आ जाती है। उसके कंबल के लिए जमा किए 3 रुपये चले जाते हैं। कंबल न आने से सर्दी का कष्ट सहना पड़ता है। नींद रात को न आ पाने से सुबह के समय गहरी नींद आ जाती है कि पशु खेती चौपट कर जाते हैं। जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। ऐसा ही हल्कू ने खेती चौपट होने पर कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। इस प्रकार कथानक का प्रारंभ सांकेतिक है। जिस प्रकार वह सेना को बला समझता है, उसी प्रकार रात में खेत की रखवाली को भी। कोई दूसरा उपाय सोचूंगा कहकर पत्नी के शोर मचाने की बला को भी टालने का प्रयास करता है। इस प्रकार छोटे छोटे कथन भी कहीं न कहीं कथानक में सुगठितता लाने का काम कर रहे हैं। लगान के रुपये देने, कंबल न खरीद पाने, ठंड मरने, अलाव जलाने, पशुओं को ठंड के कारण न भगा पाने, खेती चौपट होने और इस प्रकार रात को खेत पर ठंड मरने से छुटकारा, इन सब बातों में एक सूत्रता गजब की है। पूस की रात जब शीत ऋतु चरम सीमा पर होती है, तो बिना कंबल रजाई के हल्कू सोएगा कैसे? ये कुतूहल भी उत्पन्न होता है। सेना के संदर्भ में जो भीषण जंतु की बात कही गई, सो आगे भी जीव ही उसकी फसल को चौपट करते हैं। जंतु और जंगली पशु दोनों ही हल्कू के लिए भयानक सिद्ध हुए हैं। कथानक का विकास सहज स्वाभाविक रूप से हुआ है। ऐसी खेती से बाज आई मुन्नी के कथन का भी फसल चौपट होने पर हल्कू के इस कथन से तालमेल बैठ जाता है। अब कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। अब कहानी का दूसरा तत्व जो है वो पात्र एवं चरित्र चित्रण है। कहानी में पात्र घटनाओं के संवाहक होते हैं। प्रेमचंद जी कहानी में चरित्र चित्रण को बड़ा महत्व देते हैं। वे कहानी को मानव चरित्र का चित्रण मानते हैं। मानव मन के रहस्य खोलना कहानीकार का कर्तव्य मानते हैं।
प्रस्तुत कहानी में हल्कू और मुन्नी दो मुख्य पात्र हैं। सेना की शुरू में चर्चा होती है। तीसरा चरित्र यहाँ जबरा कुत्ते का भी है। उसकी भी कई विशेषताएं कहानी में व्यक्त हुई हैं। जो सबसे प्रमुख पात्र होता है, कहानी का जो केंद्र बिंदु होता है, फल का जो भोक्ता होता है, कहानी को जो आगे ले जाता है, वह नायक होता है। प्रस्तुत कहानी का प्रारंभ ही नायक के कथन से हुआ है और अंत भी। हल्कू के बाह्य चरित्र का चित्रण हुआ है और पता चलता है कि वह गरीब किसान है, खेती की रखवाली करता है, सर्दी सहता है, अपनी पत्नी से किसी प्रकार अपनी बात मनवा लेता है। सेना बार बार रुपए मांगना उसे अच्छा नहीं लगता, भले ही प्राण लेने वाली सर्दी ही क्यों न सहनी पड़े। यानी सेना का बार बार रुपए मांगना उसे अच्छा नहीं लगता। सेना बार बार रुपए लेने के लिए आता है तो हल्कू को अच्छा नहीं लगता, चाहे उसे अपने सर्दी में प्राण ही क्यों न देने पड़े, भले ही प्राण लेने वाली सर्दी ही क्यों न सहनी पड़े। ये बात है। इस प्रकार वह निर्लज नहीं है कि तकाजा होता रहे और वह बेफिक्र बना रही। हल्कू का आंतरिक वर्णन भी किया गया है। हल्कू सेना को रुपए देता भी है और भीतर ऐसा दुखी भी होता है जैसे अपना हृदय ही निकाल कर देने जा रहा हो। एक एक पत्र के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। इस प्रकार रुपए सेना को देने जाते समय भी हल्कू की मानसिक स्थिति का मार्मिक सजीव वर्णन किया गया है। देखते हैं, हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। इस प्रकार हमने हल्कू का चरित्र पढ़ लिया। जबरा कुत्ता भी अपने मालिक का वफादार है। सर्दी में भी मालिक के साथ खेत पर जाता है, भले ही सर्दी क्यों न सहनी पड़ी। वह हल्कू के साथ बाग में भी जाता है, अपने मालिक से लगाव भी रखता है और हल्कू के पास सो जाता है। मुन्नी जो है, मुन्नी में भी अपने पति के प्रति रोष सा व्यक्त होता है, परंतु वह गरीबी व्यवस्था की जिंदगी की प्रति है। वह क्रोध करती है, सोच विचार करती है, घर का काम करती है, रुपए की बचत भी करती है। उसमें हठ है, जैसे वह कहती है, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए न दूंगी। फिर भी वह पति की बात मान लेती है और रुपए दे देती है। उसमें अत्याचार के प्रति विरोध का भाव है। अब हम कहानी का अगला तत्व कथोपकथन के बारे में पढ़ेंगे। पात्रों की आपसी बातचीत में जब नाटकीयता का तत्व जुड़ जाता है तो वह बातचीत ही कथोपकथन या संवाद कहलाती है। इससे स्पष्ट है कि कथोपकथनों में एक तो कहानी में नाटकीयता आ जाती है, दूसरे उनसे कथा आगे बढ़ती है, तीसरे वे वातावरण का निर्माण करने में सहायता पहुंचाते हैं, चौथे वे कहानी को रोचक बनाने में भी सहायक होते हैं, छठे वे पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं व्यक्त करने में भी सहायक होते हैं, लेखक के उद्देश्य को व्यक्त करने में भी सहायक होते हैं। कहानी का आकार छोटा होता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कथोपकथन भी छोटे ही होने चाहिए। वे पात्रों के स्तर तथा परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए, उनमें नाटकीयता होनी चाहिए, पात्रों के मनोभाव को व्यक्त करने का गुण भी उनमें होना चाहिए, वे सरल होने चाहिए। प्रस्तुत कहानी जो है में हल्कू और मुन्नी के कथोपकथन हैं। जब जबरा कुत्ते से कहे गए केवल हल्कू के कथन हैं। जबरा की ओर से कथन लेखक ने ही प्रस्तुत कर दिए। मुन्नी के भावावेश में कहे गए कथन हल्कू के कथन से लंबे हैं। जैसे हल्कू बोलता है, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी बोलती है, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? सवेरे मुन्नी आकर हल्कू को जगाती है। सारा खेत चौपट हो गया था। मुन्नी ने दुखी होकर हल्कू को सोते देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू बोलता है, क्या तू खेत में से होकर आ रही है? आदि यहाँ संक्षिप्त कथोपकथन है। अब हम कहानी का अगला तत्व पढ़ेंगे, भाषा शैली। पूस की रात कहानी एक ग्रामीण किसान के दुख दर्द से संबंधित कहानी है। उसी के अनुरूप लेखक ने भाषा शैली का प्रयोग किया है। भाषा बिल्कुल सरल है, कथ्य को स्पष्ट करने में सक्षम है, उसमें परवाह है। भाषा में ग्रामीणों द्वारा प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे घुड़किया,
डील, भारी भरकम, आहट, तरेरती, हिल्लों, झोंक, दोहर, धौंस, रांड, ददिया, बटोरू, चिंचोड़, टांटे, मंडिया, रोंदा, डांड आदि। कहानी में कई तत्सम शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, जैसे हृदय, अकर्मण्यता, समान, बुद्धि, मैत्री, पिशाच आदि। कहानी में उर्दू और फारसी भाषा के शब्द भी प्रयोग हुए हैं, जैसे मजूरी, शायद, मजा, मजाल, जरासी, आवाज़ें, गुजारी, खेरात, गुजर, खुशबू, बगीचे। भाषा में कहीं कहीं अलंकारिकता भी है। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते हैं मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए। शैली में चित्रात्मकता की विशेषता भी है, जैसे इसी वृक्षों वाले कथन में दूसरे अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। वर्णनात्मक, नाटकीय, भावात्मक शैलियों का प्रयोग हुआ है। शैली में वक्रता है, आवेश है, अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस है। ये सब हल्कू और मुनि के कथन नाटक की शैली में है। जबरा से कहे गए हल्कू की कथनों में भी नाटकीयता है। इस तरह हमने भाषा शैली तत्व पढ़ लिया है। अब हम कहानी का अगला तत्व देश, काल और वातावरण पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी ग्राम्य वातावरण से संबंधित है और प्रेमचंद के युग की है, जबकि अंग्रेजों का शासन था, जमींदारी प्रथा थी, किसानों का निर्दयता से शोषण होता था और किसानों की आर्थिक दशा दयनीय थी। लेखक ने उस समय तथा स्थान के अनुसार वातावरण प्रस्तुत कर दिया। किसान किस तरह कष्टों की परवाह न कर खेतों की रखवाली करते हैं, इसका एक चित्र ही लेखक ने प्रस्तुत कर दिया है। ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पुरानी गांठें की चादर हल्कू की स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट कर देती है। पुआल, झोंपड़ी, अलाव, गाढ़े, रांड, कुकू, टांटे, हिल्लो, हिल्लो आदि। खेत के डांड आदि शब्द वातावरण का निर्माण करने में सहायक हैं। प्राकृतिक वातावरण भी कहानी में प्रस्तुत किया गया है। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते हैं मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए। इस प्रकार कहानी का तत्व देश, काल और वातावरण को हमने पढ़ लिया है। अब ये जो कहानी है उसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहानी उस उद्देश्य को भली प्रकार व्यक्त कर सकी जिसे लेखक स्पष्ट करना चाहता है। प्रेमचंद ने इस कहानी द्वारा जमींदारी प्रथा के समय किसानों की आर्थिक दयनीय दशा, उनके शोषण को स्पष्ट किया है। किसान जी तोड़ मेहनत करते थे, सर्दी गर्मी का कष्ट सहते थे, फिर भी उनको पेट भरने की चिंता सताती रहती है। जमींदार लगान के रूप में लगभग सारी उपज ले लेते थे। किसानों को मजदूरी भी करनी पड़ती थी। गरीबी का साम्राज्य था। किसानों की सुनने वाला कोई न था। मेहनत किसान करते थे, कष्ट भी वे सहते थे, किंतु कुछ दूसरे शोषण करने वाले आराम की जिंदगी बसर कर रहते थे। उन्हें गर्मी सर्दी का कष्ट देखने तक न मिलता था। झोंपड़ी का पुआल, गाढ़े की चादर, अलाव आदि द्वारा किसान की आर्थिक दयनीय दशा स्पष्ट हो रही है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं इस प्रकार प्रस्तुत कहानी बड़ी ही मार्मिक है और किसान हल्कू के प्रति संवेदना, सहानुभूति जगाने वाली है। लेखक किसानों की हालत की ओर ध्यान आकृष्ट करना ही तो चाहता है, ताकि व्यक्ति उनकी दशा पर ध्यान देकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाए और किसानों की दशा सुधारने की दिशा में कोई कदम उठाए। प्रेमचंद जी जैसे लेखकों और पूस की रात जैसी कहानियों का ही प्रभाव है कि किसानों की दशा सुधारने की दिशा में आगे सरकार ने कदम उठाए। कहानी के तत्वों की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है।